देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब सबको पता है कि हमने आउटर मोस्ट एक एक तो पहले ऐसा एटम ढूंढा था जो कहीं अकेला कहीं घूम रहा हो, न्यूट्रल गैसेस एटम ढूंढा था। गैसेस एटम से लास्ट से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया और उसको हमने कहा कि उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हमने देखा था, जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड था टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम विच इज प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का मिनिमम पोटेंशियल आ जाता है। अब उसके हमने डिफरेंट यूनिट्स भी देखी थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पर एनर्जी हमको देनी पड़ रही थी। ठीक है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये आपको नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी रिलीज्ड है। देखो डेफिनेशन वगैरह जो भी है मैं नोट्स में आज आपको भेज दूंगा, वैसे भी मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूं उसको भी आप नोट करते रहे। तो जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज्ड होगी, एनर्जी क्या होगी? रिलीज्ड होगी। एनर्जी रिलीज्ड होगी जब हम किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देंगे। जब हम एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एनर्जी क्या कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन हम किसी एलिमेंट को दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब एक्सेप्ट करने पर एनर्जी रिलीज क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका स्टेबल होने की तरफ जा रहा है, मतलब एक एलिमेंट है यार, उस एलिमेंट का यहां पे लिख लेते हैं, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में NH2NP5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP5 है। अब अपने को पता है कि यार ऑक्टेट लास्ट में कंप्लीट होने पर वो नोबल हो जाता है या फिर वो अनरिएक्टिव हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर जो एलिमेंट है दैट इज NH2NP5, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है नोबल होने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। सपोज इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट था, इसको हम एम कह रहे हैं, एम कह रहे हैं इस एलिमेंट को, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन दे करके एम नेगेटिव में चेंज हो गया। ये गैस था, ये भी गैस है। ध्यान रखना कि गैसियस न्यूट्रल एटम होना चाहिए। एम को इलेक्ट्रॉन दिया, एम नेगेटिव, अब वो कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है, कुछ एनर्जी उसने रिलीज कर दी। अब इसको कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहां पर देखना, ये NH2NP6 हो गया, ये हो गया स्टेबल। कहां से? अनस्टेबल से। तो जब भी कोई एलिमेंट अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अनस्टेबल था NH2NP5, ये स्टेबल की तरफ गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया, तो ये बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इतना क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इसमें रिएक्शन आ जाएगी कि क्यों एक एलिमेंट यहां पर एनर्जी को रिलीज कर रहा है। आयोनाइजेशन का आप देख रहे हो अपोजिट है। आयोनाइजेशन में एनर्जी को हम दे रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे हैं तो वो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, और एनर्जी जितनी बाहर निकलेगी उसमें उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमेशा एनर्जी रिलीज ही होगी? तो यहां पर दोनों सिचुएशन बनेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं आपको बेसिक में। तो एनर्जी क्या हमेशा रिलीज होगी? नहीं, एनर्जी यहाँ पर रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है। वो कब होगी उसको हम कैसे देखते हैं? ठीक है, पहले आप इतना यहाँ पर ध्यान रखें कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये पॉइंट में यहीं पे लिख देता हूं कि ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जितनी ज्यादा भाई एनर्जी रिलीज्ड हो रही है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड,
more will be the value of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम कैसे शो करेंगे? डेल्टा EGH। याद है हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को शो किया था डेल्टा IH से, ठीक है, डेल्टा IH से, वो आयोनाइजेशन वाला था, वो अलग था। ये हम बता रहे हैं डेल्टा EG इलेक्ट्रॉन गेन डेल्टा EGH से, ठीक, ये हम बता रहे हैं डेल्टा EGH से। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज्ड होगी उतना ही ज्यादा वैल्यू आएगा किसका? डेल्टा EGH का। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर? अब देखो हमने क्या किया कि हम बात कर रहे हैं डेल्टा EGH की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। दो वैल्यू ये देगा किस तरीके से, एक बार एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, और कभी कभार मैक्सिमम चांसेस में, तो कॉमनली हम लिखें, कॉमनली अगर हम लिख लें कि एनर्जी रिलीज्ड ही होती है, कुछ केसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब भी होगी, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो रेयर है। कुछ एक एलिमेंट में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं कि कौन कौन से आएंगे, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नोबल गैस जो भी है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, इनको छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव शो करेंगे, मतलब बाकी सब क्या करेंगे? एनर्जी को, बाकी सब एनर्जी को रिलीज करेंगे, ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। इसका भी रीजन बता देता हूं, इसका रीजन मैं अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अगर कोई एलिमेंट स्टेबल होने की तरफ जा रहा है, स्टेबल वो हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी को रिलीज करेगा ताकि वो और ज्यादा स्टेबल हो, ठीक। अब पहले से नोबल गैस स्टेबल है यार, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है, वो अपना खुश है, ठीक है, वो खुश है, मजे में है, वो स्टेबल है, वो अनरिएक्टिव है, किसी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, NH2NP6, ठीक है, 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। अब आपने कहा नहीं हम इनको इलेक्ट्रॉन देंगे, अब आपने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, क्या ये स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे? आप बताओ, क्या ये अब स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे? आप इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये पहले से NH2NP6 है, 6 2 8 पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, सब कुछ सही है। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर अपने पास एक ही उपाय बचता है कि जब सीधी उंगली से ना निकले तो फिर हमें उंगली क्या करनी पड़ेगी? टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो हमें एनर्जी को देना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, हालांकि उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाएगा, इसको एनर्जी लगेगी, ये एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन का केस क्या है? नाइट्रोजन में एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, ठीक है, 2s2 2p3, ये यहाँ पर एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, पी में 3 है, एक्जैक्टली हाफ फील्ड, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उससे वो पार्शियली फील्ड और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मैग्नीशियम फुली फील्ड है, बेरिलियम फुली फील्ड। तो फिलहाल पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ये आपके एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। अब ये ध्यान देना कि भाई एनर्जी को जो रिलीज करते हैं ना, उसका एक साइन होता है, डेल्टा EGH का साइन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई साइन नहीं था, क्यों? क्योंकि पता है कि एनर्जी क्या हो रही है, अपने को देनी ही पड़ेगी, हर बार जब एनर्जी देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ पर दोनों सिचुएशन आ रही है। अगर एनर्जी रिलीज हुई, भाई ध्यान से रखना, अगर एनर्जी रिलीज हुई तो ये नेगेटिव साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा। कौन नेगेटिव साइन देगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगा? अपने को नेगेटिव साइन देगा, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने को नेगेटिव साइन देगा। मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बुक्स में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिखा हुआ है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साइन थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन यूज किए जाते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, तो
उसको हम यूज नहीं करते, उस टर्म को हम यूज नहीं करते। हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, जो कि नेगेटिव साइन दे रहा है जब एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो पॉजिटिव साइन दे रहा है। ठीक, तो आप ध्यान रखें कि रिएक्शन खत्म होने के बाद अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है, एनर्जी नेगेटिव में लिखी हुई है, तो वो रिलीज हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी को कहते हैं। डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये साइन अपोजिट हो जाता है, मतलब अगर वहां पे एनर्जी रिलीज हुई तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बट जब अब आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें ये साइन के अपोजिट आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसके साइन के अपोजिट आती है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ही काम करती है। ठीक, तो ये दो लिमिटेशन है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी आप यूज करोगे ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूज करना है। नेगेटिव साइन आया, अब आप ये बताओ जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिंपल अपने को पता है कि सिस्टम कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक सिस्टम हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो ये एंडोथर्मिक सिस्टम बनेगा, एंडोथर्मिक सिस्टम बन जाएगा। ठीक, पॉजिटिव साइन के साथ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एंडोथर्मिक, नेगेटिव साइन के साथ एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी। बहुत सारे एलिमेंट कॉमनली एनर्जी रिलीज ही करते हैं। कौन कौन से एब्जॉर्ब करते हैं? नोबल गैस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा EgH से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतना बताइए, क्या ये क्लियर है? अब आप कहोगे इसकी यूनिट्स की बात, तो यूनिट्स सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी, किलो जूल पर मोल, और इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यही इसकी यूनिट्स होती है। साइन का मैंने आपको बताया, साइन का मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि जो जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा भाई, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उसकी होगी। नहीं नहीं नहीं, साइन आपको मिलेंगे प्रोडक्ट साइड। ये साइन जो भी है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्रोडक्ट साइड मिलेंगे। उसका एग्जांपल बताता हूँ। क्या ये स्लाइड क्लियर है? बिल्कुल सेम है यार, आयनाइजेशन एनर्जी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पैटर्न का पता है हमने किस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। आप देखो, अगर हम बात करते हैं सक्सीसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की, लास्ट लेक्चर में हमने सक्सीसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी। एल्यूमिनियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन, अब न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है बट इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया ना। फिर हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगी। उसमें हमने पढ़ा था कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज में वो बढ़ती रहती है, एनर्जी उसकी बढ़ती रहती है हर एक एलिमेंट के लिए, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर एक एलिमेंट के लिए वो बढ़ता जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर अगर हम सक्सेसिव की बात करें तो ऑक्साइड एक ऑक्सीजन एटम है, गैसेस स्टेट में है, प्लस हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये वो नेगेटिव बना, गैसेस में एनायन बन गया, और इसने यहाँ पर जो साइन यहाँ लगाया दैट इज माइनस डेल्टा EgH। अब वो कितना किलो जूल पर मोल हुआ वो अपने को याद नहीं रखना। ठीक है, वो वैल्यू कितने भी आए वो न्यूमेरिकल्स में अपने को याद नहीं रखनी होती कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उससे वो स्टेबल हुआ, स्टेबल होने से उसने एनर्जी रिलीज की। रिलीज का मतलब कैसे पता लगा? नेगेटिव साइन आया। ठीक, अब ये तो क्या था? डेल्टा EgH1 हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? डेल्टा EgH1 लिख सकते हैं ना, डेल्टा EgH1। मैग्नीशियम और बेरिलियम और नाइट्रोजन क्यों एब्जॉर्ब करेंगे? अभी तो मैंने बताया था, नाइट्रोजन में एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाके वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अनस्टेबल हो जाएगा। सेम मैग्नीशियम और बेरिलियम में है, वो भी फुली फील्ड है। ठीक है, और उसमें भी जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये डेल्टा EgH1 है, मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ, -141 किलो जूल पर मोल, -141 किलो जूल पर मोल, इतना ये
रिलीज कर रहा है। ठीक, अब यहां पर इसको हमने एक और इलेक्ट्रॉन दिया, इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया, O नेगेटिव बना था, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये बन गया O2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन बना। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये है, क्या ये अभी पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा? सोच के बताओ, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा? क्या अब एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐड करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी में तो हमें क्लियर था कि सक्सेसिव बढ़ती रहती है, मतलब और ज्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ती है। यहां पर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यस। यहां आएगा पॉजिटिव डेल्टा EgH, और ये कितनी हो जाएगी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो 780 हो जाएगी, प्लस 780 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन ये उठता है कि इसने एनर्जी को एब्सॉर्ब क्यों किया? एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो O नेगेटिव बना, O नेगेटिव में जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, वो बढ़ जाएगा। पहले से इलेक्ट्रॉन है, आप एक और ऐड कर रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेम चार्जेस है नेगेटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियस उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, और दूसरा जो सराउंडिंग के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रिपेल भी करेंगे, जैसे हम स्क्रीनिंग में पढ़ते थे, तो वो इनर के इलेक्ट्रॉन्स उस आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से उसमें अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हमें एनर्जी को देना पड़ेगा, तब जाके वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसका रीजन मैं ये बता सकता हूं कि जो रीजन है ऑफ पॉजिटिव डेल्टा EgH का वो क्या है, एक वर्ड में लिखूं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये सेकंड स्टेप इसका पॉजिटिव आया। अब मैक्सिमम केसेस में आप ये लगा लो 99% केसेस में जो सेकंड स्टेप आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एनर्जी रिलीज की, बट जो सेकंड स्टेप होगा जब आप दूसरी बार इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी क्योंकि हर एक के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। ये मुझे बताओ, क्या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको समझ में आई कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। इसको अगर मैं यहां लिखूं तो डेल्टा Eg1 का मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी थी? नेगेटिव थी, ठीक। और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे थी? पॉजिटिव थी, मतलब सिस्टम एंडोथर्मिक हो गया। क्या ये क्लियर है कि पहला जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो सिस्टम एक्सोथर्मिक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो सिस्टम एंडोथर्मिक हो रहा है, और वैल्यू आप देख रहे हो कि प्लस में आ रही है, प्लस 780 किलो जूल पर मोल। इसका आंसर लिखना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव वाला क्लियर है? क्या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर है, ये बताओ। ठीक है, बढ़िया। फैक्टर की अगर हम बात करें, कुल मिला के 3 फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा EgH, फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा EgH। यार अब मुझे ये बताओ, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जिसको आप ऐड कर रहे हैं, जिसको आप दे रहे हैं, वो उतनी ही अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और उससे एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी। ठीक। दूसरी तरफ अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, पहले से रिपल्शन बहुत ज्यादा है और आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्या वो आसानी से उसको एक्सेप्ट करेगा? जैसे हम सेकंड स्टेप में देख रहे हैं कि आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, अपने को फोर्सफुली उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। सेम सिचुएशन है, सेम कंसेप्ट है। आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है उतनी आसानी से वो एक्सेप्ट करेगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग फैक्टर बनाऊं तो पहला मेरा फैक्टर अगर एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उसका जो अट्रैक्शन है उतना कम हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा जा सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? डेल्टा EgH। तो एटॉमिक रेडियस के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या यहां पर मैं लिख देता हूं इसको अलग से, अगर मैं लिख दूं कि डेल्टा EgH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस जितनी बढ़ेगी, जितनी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा और एनर्जी उतनी कम रिलीज होगी। तो क्या इसको लिखा जा सकता है? डेल्टा EgH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बहुत आसान से फैक्टर है। सेकंड अगर मैं बात करूं इफ न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? क्या न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल Z से, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के? क्या न्यूक्लियर चार्ज जो Z है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की? इफ न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन डेल्टा EgH will be directly proportional to nuclear charge। ये रिलेशन क्लियर है? दिमाग में बस सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आना चाहिए, बाकियों को आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। डेल्टा EgH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खत्म। अपने को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिमाग में रखना है, फैक्टर आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे। क्या तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? जितना ज्यादा फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या वो उतना ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर में एक बार और लिख लेता हूं, स्टेबिलिटी, फुली फील्ड, ठीक, फुली फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड। एक्जेक्टली हाफ फील्ड की हम बात कर रहे हैं कि P में 3 आ गए और D वाले में 5 आ गए, तो एक्जेक्टली हाफ फील्ड बन गया। और पार्शियली फील्ड, इन दोनों के अलावा जो भी बने दैट इज पार्शियली फील्ड। अब जो यार जितना ज्यादा स्टेबल है क्या उसमें अपने को उतना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा उतनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू अपने को, उतनी ज्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़े। अब नोबल गैसेस हैं,
वो फुली फील्ड है, हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए। तो मैं ये कहूंगा कि हायर द स्टेबिलिटी, ध्यान से देखना, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, higher the stability of electronic configuration, more positive will be the value of delta EGH। क्या इतना मेरे भाई क्लियर है? ये बता दें कि इन तीन फैक्टर्स को हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। मेन मुद्दा क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आपने जैसे ही ऐड किया उतना जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाएगा और उतनी एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर क्या क्लियर है? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज लगभग सेम है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा डेल्टा EGH उतना बढ़ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बस इससे आपको क्लियर हो जाएगा। डेल्टा EGH को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जितना ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। तो क्या एटॉमिक साइज के, ठीक है क्लियर? अच्छा, वेरिएशन देखिए बहुत आसान से। अब क्या हम इससे जनरल ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या आपके दिमाग में एक जनरल ट्रेंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? जनरल ट्रेंड आपके दिमाग में आ रहा है कि कहां से कहां तक ये जा सकता है? फटाफट बताओ मुझे। क्या आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक जनरल ट्रेंड बन रहा है कि टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट क्या होना चाहिए इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए? तीनों तो क्या आएंगे, बट दोनों फैक्टर्स को, एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज। क्या लगता है टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए? टॉप टू बॉटम क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, डिक्रीज होगा? सही है। देखो हमने क्या किया, अगर हम इसके जनरल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड्स की बात करें जनरली कैसे आता है, तो मैं लिखता हूं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही कम हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। आपने इलेक्ट्रॉन दिया, वो अट्रैक्ट करने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा? लेस नेगेटिव वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब हम ये ऐसे कहने का तरीका है कि मोर पॉजिटिव, मोर नेगेटिव वैल्यू या लेस नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये लेस नेगेटिव वैल्यू जाएगी, मतलब जिसको आप कह रहे हो कि डिक्रीज होगा। ठीक है, जिसको आप कह रहे हो कि वो डिक्रीज होगा, एक्चुअल में वो लेस नेगेटिव वैल्यू है ना, कहने का तरीका है। अब लेफ्ट टू राइट की अगर बात करूं मैं, लेफ्ट टू राइट, तो यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लगातार बढ़ रहा है, अट्रैक्शन तो बढ़ेगी। आपने कोई इलेक्ट्रॉन डाला, झट से अट्रैक्ट हो गया, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये मोर नेगेटिव वैल्यू आपको देगा। मोर नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज होगा। ठीक, तो आप दोनों तरीके से कहो, ज्यादा क्लियर तो क्या है कि लेस नेगेटिव या मोर नेगेटिव बोलो, अगर नहीं कहना तो इंक्रीज और डिक्रीज कहो। ठीक, तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, क्या ये जनरल ट्रेंड सबके दिमाग में बन रहे हैं? क्या ये जनरल ट्रेंड सबके दिमाग में बन रहे हैं? ये बताओ, क्लियर है? क्या हमने ये पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में चार ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव, पहले ही स्टेप में पॉजिटिव रिलीज करेंगे? भाई दूसरे स्टेप में ये पढ़ा ना, दूसरे सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो पॉजिटिव आएगी हर किसी के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कॉमन है। बट पहले ही स्टेप में पॉजिटिव किस किस के लिए आता है? पॉजिटिव किस किस के लिए आता है? नोबल गैस, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम।
इनके लिए पहले ही स्टेप में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। खैर उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये जनरल ट्रेंड अपने बन गए। ठीक, क्वेश्चन कहां से है क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आसान है। ठीक, पढ़ने तरीका है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। ट्रेंड्स पढ़ने से पहले फैक्टर पढ़ो, सारे फैक्टर अच्छे से, सारे फैक्टर्स को अप्लाई करके आप ट्रेंड बनाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको आसान लगेगा। अब हम क्या करें यहां पर, अगर हम बात करते हैं जनरल ट्रेंड को लेकर के, तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन इसमें नहीं है। पॉजिटिव वाले तो हम अलग ही कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH फॉर नोबल गैसेस। अब वो यार क्यों पॉजिटिव आती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, क्यों क्यों पॉजिटिव आ रही है। तो ये अपने को पता है कि यार इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पहले से स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उनके पास। अगर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, खराब करेगा, तो अपने को जबरदस्ती एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यू में जाता है। रीजन क्या बनेगा इसका, बिकॉज दे हैव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इसकी थ्योरी और डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, मेन रीजन इसका यही है। मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं। ठीक, दूसरा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH फॉर नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास है कि नाइट्रोजन को लिखो 7, नाइट्रोजन आपने देखा 1s2 2s2 2p3 4 3 7। पी में क्या है, एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये लो, एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, जिसकी वजह से ये, अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा नहीं। बेरिलियम 4 में 1s2 2s2 देख रहे हो स्टेबल है। मैग्नीशियम 12 में 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है भाई, तो ये यहां पर आ जाएगा रीजन। अब यही सब आपको बुक में पूरी डिटेल में, पूरी थ्योरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। क्या इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो ना, कहीं से पढ़ो आपकी समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट इसका रीजन क्या है ना। एग्जैक्ट इसका रीजन क्या है, बहुत आसान है, चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, जो आपकी बुकलेट है, मॉड्यूल है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखो, तीसरा अगर मैं पॉइंट ऐड करूं, तो मुझे एक बात बता दो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा ग्रुप है जो मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी वैल्यू आएगी, मतलब जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा, वो कौन सा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। हाँ जल्दी से बताएं, गोल्डी, और जल्दी से बताएं, विनय, हर्षित, शिवांग, अजय, अभिषेक। क्या इसमें कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। हैलोजेंस हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH
मतलब मैं कहूंगा मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH का मतलब है नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम वो क्यों आ रही है। इसका रीजन मैं ये लिख सकता हूं, बिकॉज दे वांट only one electron to complete their octet। अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हैलोजन को हमने लिखा, क्या आया, NH2NP5, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या बन गए, हैलाइड। हैलाइड बन गए, हैलाइड का मतलब NH2NP6, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। डेल्टा EG की वैल्यू आई नेगेटिव में, इट मीन बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, नेगेटिव डेल्टा EGH। क्या ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, बताओ। इनसे ज्यादा तो किसी की नेगेटिव नहीं आएगी, इनसे ज्यादा तो किसी की नेगेटिव नहीं आएगी। हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, हैलाइड बन गया। हेलोजन का मतलब NH2NP5, इलेक्ट्रॉन गेन किया, NH2NP6 बन गया, माइनस डेल्टा EGH। बताओ, इतना क्लियर है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब क्वेश्चंस बने हुए हैं पीछे, अगर आप देखोगे ना सारे आपके नोट्स में से क्वेश्चन बनेंगे। बता दो भाई, ठीक। ठीक है। अरे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि NH2NP5 सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन मिला, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और वो एनर्जी को क्या करते हैं, मैक्सिमम रिलीज करते हैं, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू। अब ये भी आप सोच सकते हो कि दूसरा मैं ये भी तो कह सकता हूं कि यार लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, एक रीजन तो मैं ये बता दूं, दूसरा रीजन मैं बता दूं कि लेफ्ट टू राइट ये क्या कर रहे हैं, डेल्टा EGH की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, इंक्रीज हो रही है ना। तो ये भी कंफर्म है कि हैलोजन, हैलोजन के बाद जो नोबल गैस है वो तो पॉजिटिव है, तो हैलोजन की ही मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये भी क्लियर है। एक और रीजन इसमें बता सकते हैं, बोलो क्या। सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, हैलोजन का ही तो है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इधर तो मेटल रखे हुए हैं, फिर मेटलॉइड है, फिर नॉन मेटल है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं। अब नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऑब्वियसली जितना ज्यादा गेन करेंगे उतनी एनर्जी रिलीज करेंगे, तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हम इसमें 3 रीजन दे सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरा लेफ्ट राइट वैसे ही इंक्रीज कर रहा है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रही है, तीसरा दे हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉन मेटालिक है। क्या ये तीन फैक्टर से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, 3 रीजन दे सकते हो। इतना मुझे बता दो, दिया जा सकता है ना। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट केस बता रहा हूं, हर एक केस एक्सैक्ट क्वेश्चन बनाता है पीछे। लास्ट इसमें अपना एक पॉइंट है, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में एक एक्सेप्शन बनता है। लास्ट, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप, लेस नेगेटिव होना चाहिए, मतलब सल्फर और क्लोरीन का कम नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, बट इनका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आता है। तो इसमें हम लिखेंगे वाई सल्फर, क्वेश्चन की फॉर्म में अगर मैं बनाऊं, वाई सल्फर एंड क्लोरीन हैज
sulfur and chlorine has more negative value of delta EGH. दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, यही एक्सेप्शन है, समझ में आया। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जैसे जैसे नीचे जाएं तो वैल्यू लेस नेगेटिव होनी चाहिए, बट सल्फर और क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आ जाती है। क्यों आ जाती है? वाई? सल्फर एंड क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH। इसको अपने ने बताना है। देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनका साइज बहुत छोटा है, कंसिडरेबल, क्योंकि उनके अंदर कोई डी ऑर्बिटल कुछ नहीं है, उनका साइज बहुत छोटा है, एटॉमिक साइज बहुत छोटा है। थर्ड पीरियड में साइज एकदम से बढ़ता है। अब सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। छोटा साइज होने से उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। छोटे से साइज में, छोटे से कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हों, फ्लोरीन का छोटा सा साइज है। अब हमको सोचने में ऐसा लगेगा कि यार फ्लोरीन का छोटा सा साइज है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा करेगा, इसकी तो सबसे ज्यादा नेगेटिव आनी चाहिए। नहीं, वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअल में क्या होगा कि फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज होने की वजह से उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन बहुत हाई है। अगर आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो बहुत मुश्किल से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले से उसके अंदर क्या रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए थर्ड एलिमेंट, थर्ड पीरियड वाले ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इसका रीजन क्या आ सकता है? इसका रीजन क्या आ सकता है? बिकॉज इन सेकेंड पीरियड elements are of smaller size and that's why they have high inter electronic repulsion। ठीक, तो इसीलिए जो अपना जो फ्लोरीन और जो ऑक्सीजन है वो कम नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं, फ्लोरीन और सल्फर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करता है। एक नोट करके पॉइंट डालना। पॉइंट ये बनेगा, मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होगी? सबसे ज्यादा नेगेटिव। आपने दिमाग लगाया कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी, कैसे पता करेंगे? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं तो वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव हो रही है, और टॉप टू बॉटम आए तो वैल्यू कम नेगेटिव हो रही है। मतलब हमें कहीं यहां पर ग्रुप 17 में मिलेगा। ग्रुप 18 तो पॉजिटिव है, वो तो छोड़ ही दो। अब ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम जाओ तो वैल्यूज लेस नेगेटिव होगी। मतलब आपका सोचना ये होगा कि कहीं ना कहीं फ्लोरीन में सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। बट सेम आपने पहले ये पढ़ लिया कि भाई फ्लोरीन बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो रहा है। किसमें आसानी से ऐड हो रहा है? क्लोरीन में। तो यहां पर ये नहीं आता है, कौन आता है? क्लोरीन। तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH किसकी होगी? क्लोरीन की, -349 किलो जूल पर मोल। ये हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू जाती है भाई। ठीक, और फ्लोरीन की कितनी जाएगी? -328। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसका, -349। ठीक है, तो क्लोरीन का ही अपने पीरियड में सबसे, अपने सारी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन ही सबसे ज्यादा। तो ये मेजर एक्सेप्शन जो पॉइंट बनता है यहाँ पर, ये बनता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH क्लोरीन की आएगी। क्वेश्चन ये है फ्लोरीन की क्यों नहीं आएगी? बिकॉज फ्लोरीन का स्मॉलर साइज होने की वजह से उसमें जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स को पहले से बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई नहीं।
ठीक है, बिकॉज ये लिखा हुआ है ना, इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर ऑफ स्मॉलर साइज, दैट्स व्हाई दे हैव हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको नोट्स में मैं दे दूंगा। फिलहाल ये खत्म होता है अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप पीरियोडिक टेबल में कहीं भी जाइए, आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आप उसको बना सकते हो अगर आपको ये पॉइंट्स ध्यान में है जो मैंने लास्ट में ट्रेंड्स के बाद बताए हैं। ठीक है, कि जनरल ट्रेंड तो ये है, उसके बाद पहला पॉइंट की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू नोबल गैसेस के लिए और इसके लिए, फिर बताया हैलोजन की मैक्सिमम नेगेटिव क्यों है, फिर बताया ये तीसरा केस। ठीक भाई, तो ये आपका यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो बता दो। नोट्स अभी मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल अभी मिलेंगे नोट्स। नोट्स भी अभी मिल जाएंगे, क्वेश्चन शाम को मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन बनाने हैं वो मैं शाम को आपको दूंगा। नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा था कि जो फुली फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड था, उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फुली फील्ड है। अब फुली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा आप उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो उतना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव नियोन की होती है, प्लस 110 किलो जूल पर मोल। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू नियोन की है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन की है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है भाई, ये क्लियर है। पहली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, दूसरी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो लगभग सबके लिए क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। अब देखो इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अपने पास जो ट्रेंड आता है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ी हुई है कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पढ़ी थी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबने पढ़ी हुई है ना। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ डिफरेंस बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन हो सकती है, कि एक नाइट्रोजन एटम है उसके लिए हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसी वैल्यू है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सिंगल एटम के लिए डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। आपको कोई दो चाहिए जिससे आप कंपेयर कर पाओ। तो सबसे पहले जब मैंने लिखवाया था तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम पर ही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा सकते हो, कम से कम आपको दो चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि ये मैंने एक सिस्टम यहां बनाया, ए और बी के बीच में ये एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है भाई, ये ए का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, बी का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक, ए और बी ये दो मैंने एटम बनाए, ये उनके बीच में बॉन्ड है, ए का ये एक इलेक्ट्रॉन है, बी का एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये सब कुछ ठीक था यहाँ पर। अब इनमें क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर सेम एटम लेता तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो उसकी हो जाती, क्योंकि ए और ए अगर मैं सेम एटम लेता, मैंने यहाँ पर ए और ए सेम एटम लिया, तो ए और ए अगर सेम एटम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जीरो होगी। बट ए और बी अगर डिफरेंट एटम है तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन ये बन सकती है कि अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से, तो वो बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो शेयर्ड हो रखे थे इलेक्ट्रॉन्स को, इनको अपनी तरफ खींचने का काम करेगा बी, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई।
तो बी के ऊपर फिर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जिसको डेल पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव हम कहते हैं। इसका अपोजिट केस हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए की ज्यादा हुई तो ए फिर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उसके ऊपर डेल नेगेटिव और बी के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए एक ग्रुप ऑफ एटम चाहिए। ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है कि ये दो होंगे तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक्सैक्ट वैल्यू थी, ठीक है, -141 किलो जूल पर मोल एक्सैक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई एक्सैक्ट वैल्यू नहीं है। इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ए और बी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ए है तो उसके ऊपर डेल नेगेटिव, ये कंपैरिजन हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। क्या करने की है, अट्रैक्ट। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमने अभी पढ़ा, इसीलिए मैं इसको 2-3 मिनट लास्ट में करवा रहा हूं ताकि फ्रेशली आपके माइंड में ये चला जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमने अभी पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी है। एक्सेप्ट करने में और अट्रैक्ट करने में डिफरेंस है, ठीक है। फ्लोरीन का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ध्यान देना, फ्लोरीन का अट्रैक्शन मैक्सिमम है, फ्लोरीन का अट्रैक्शन मैक्सिमम है। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, रखेगा नहीं, रख नहीं पाएगा क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। और क्लोरीन का एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, रख लेगा अपने पास। इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू सबसे ज्यादा है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे ज्यादा है, बिकॉज फ्लोरीन अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी अट्रैक्शन की पावर बहुत ज्यादा है, अपने पास रख नहीं सकता। तो अट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म आया और एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टर्म आया। कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों में तो हम ले ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस क्या है ना, तो डिफरेंस ही आ जाएगा, बाकी नोट्स में इसका एक्सेक्ट बनाया हुआ है, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटॉमिक प्रॉपर्टी है। उसके लिए सिंगल एटम हुआ हम डिफाइन कर देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कम से कम 2 एटम चाहिए ताकि कंपेयर कर पाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, अपने को कोई यूनिट नहीं है इसकी। इसकी यूनिट है, कौन सी यूनिट है भाई, किलो जूल पर मोल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इसकी यूनिट है। इसकी कोई यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं, ठीक है। तो अट्रैक्ट और एक्सेप्ट में आप जरा ध्यान रखें, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो क्या आज के लिए इतना क्लियर हुआ? क्या आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कुछ क्लियरिटी बनी? नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे, क्या ऑर्डर है वो पढ़ेंगे। डिफरेंस मैंने आपको अभी बता दिया ताकि आपका बेसिक बन जाए, नेक्स्ट में हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, ठीक। अर्जुन बन गया भाई, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी, बाकी हम क्वेश्चंस में आपको शाम को भेजूंगा। 3 दिन अपनी क्लास चलने वाली है, तो डेली के डेली काम करें। इस हफ्ते चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी भी इसकी डिस्कस कर लेंगे हम इस हफ्ते, ठीक है भाई। चलो फिर, तो पिछला जिसका भी रहता हो वो लेक्चर देख ले, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो ही रहे हैं आपको पता है, तो पिछला कवर कर ले भाई, ऐसा ना हो चैप्टर खत्म हो गया आपके टॉपिक बचे हुए हैं।